छोटी उम्र के बड़े अपराधियों से पूरा देश हिला हुआ है। सरकारें, सियासत, अदालत और समाज हर कोई सन्न है। मासूम दिखने वाले बच्चों का गुनाह सोच से परे जा चुका है। नाबालिग अपराध ने कानून और समाज दोनों को हैरान कर दिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। कानून के नाबालिग समाज के नालायक बनने पर आमादा हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 साल में बाल अपराधियों की संख्या में 50% का इजाफा हुआ है। 2005 में बाल अपराधियों की संख्या 25,601 थी। 2014 में यह संख्या बढ़कर 38,586 हो गई। वहीं प्रदेश की सूरत हाल पर नजर डालें तो पिछले 5 साल में 4,774 बाल अपराध के मामले दर्ज हुए। साल 2009 में 1133, साल 2010 में 772, साल 2011 में 661, 2012 में 969, 2013 में 1198 और साल 2014 में 1041 मामले दर्ज किए गए। 2012 में हुए दिल्ली के निर्भया गैंगरेप ने पूरे देश को हिला दिया, तो इसी साल फरवरी में रोहतक में हुए एक और गैंगरेप में हैवानियत की दर्दनाक कहानी देखने को मिली। पूरे देश को हिलाने वाले इन दोनों मामलों में एक समानता है। दिल्ली निर्भया कांड में 4 दोषियों को फांसी की सजा हुई, तो रोहतक केस में 7 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। दिल्ली मामले में एक दोषी नाबालिग था, इसमें भी एक दोषी नाबालिग है। दिल्ली कांड में नाबालिग ने निर्भया पर सबसे ज्यादा जुल्म ढाए। इस केस में नाबालिग ने रेप के साथ ही लड़की के साथ दरिंदगी की। दिल्ली निर्भया का दोषी 3 साल की सजा पूरा करके रिहा हो चुका है। रोहतक के नाबालिग दोषी को जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया गया है। दिल्ली कांड में रिहा नाबालिग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई, तो रोहतक केस में भी नाबालिग को सुधार गृह भेजा जाएगा। दिल्ली के निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत कानून के दायरे से बाहर जाकर फैसला नहीं सुना सकती है। दिल्ली से लेकर रोहतक कमोबेश हर जगह यही कहानी है, लेकिन सरकार की बड़ी बड़ी बातें धरी रह गई। रोहतक की निर्भया के मामले में एक बार फिर नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया, यानी एक बार फिर बड़े अपराधों के आगे कानून छोटा पड़ गया, यानी एक और निर्भया का इंसाफ अधूरा रह गया। हरियाणा न्यूज के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट। जी आया, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा फैसला आज आ गया है। राज्यसभा में दोपहर से ही बहस हो रही थी कि जुवेनाइल जो बिल है नया, जिसमें उम्र घटाई गई है 18 से 16 साल। अब अगर कोई अपराधी अगर वो माइनर है लेकिन वो एक सीरियस हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उसे भी एक नॉर्मल इंसान की तरह उस पर केस चलेगा। ये बिल पास हो गया है, इस पर मोहर लगी। हालांकि सीपीएम ने इस बिल के शुरुआत में ही जब इस पर चर्चा हुई तो वॉकआउट कर दिया। सीएम ने बिल को सिलेक्ट तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ने बयान भी दिया था और ये कहा था कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना जरूरी है, क्योंकि भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेना सही नहीं, ये सीपीएम की तरफ से कहा गया था। उन्होंने कहा कि अगर आगे भी कोई 14 साल का बच्चा अगर ऐसा अपराध करेगा तो क्या हम फिर ये उम्र घटाकर 14 साल कर देंगे, ये सवाल उन्होंने उठाए थे। लेकिन ये उनकी अपील खारिज कर दी गई और उसके बाद चर्चा हुई और चर्चा के बाद इस बिल पर आज मोहर लग गई। आपको बता दें कि निर्भय के माता पिता भी राज्यसभा में मौजूद थे और ये लड़ाई एक लंबे समय से चल रही थी। चलिए, इसी के साथ सीपीएम के सांसद हैं हमारे साथ, वो जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। दास वैद जी नमस्कार, आप सुन रहे हैं मेरी बात?
शायद उनसे संपर्क नहीं हो रहा, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा फैसला आया है, एक बड़ी बात है जिसका देश को इंतजार था, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार हैं। और सवाल ये है कि क्या जुवेनाइल बिल आने से जो लगातार इतने मामले जिनमें जुवेनाइल्स के होने की बात आ रही है, 38,000 से ज्यादा केसेस 2014 में रजिस्टर हुए हैं, क्या जुवेनाइल क्राइम ग्राफ में कमी आएगी? क्या कुछ और करने की भी जरूरत है? आखिर वजह क्या है कि जो इतने जुवेनाइल हैं वो इन अपराधों में शामिल हो रहे हैं? कहां जा रहा है समाज, कहां जा रहा है देश, ये भी समझने की जरूरत है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, प्रोफेसर अनंतराम हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रहे हैं, एजुकेशन से भी जुड़े हैं, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि एजुकेशन की कमी, शिक्षा की कमी भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बच्चे इस तरह से इतने सीरियस क्राइम्स में शामिल हो रहे हैं। अनूप अहलावत है हमारे साथ बीजेपी से, डीपी कौशिक कांग्रेस से, और दलबीर धनखड़ हैं इनेलो से। अनंतराम जी, एक बड़ा इंतजार जो था जुवेनाइल बिल को लेकर, वो बिल अब पास हो गया है राज्यसभा में, उम्र 18 से 16 कर दी गई है। बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, क्या इससे क्राइम में कमी आएगी? क्या बदलाव आएगा? जो डर होना चाहिए, जो खौफ होना चाहिए, क्या वो होगा? देखिए वैसे क्योंकि तो दिल्ली से लेकर रोहतक तक निर्भय, बिल्कुल और निर्भय, कितनी और निर्भय, रोज निर्भय। हाँ। तो ये मैं इसका स्वागत करता हूँ, और ये एक अच्छी डायरेक्शन में अच्छा कानून बनने जा रहा है। अभी तो राज्यसभा से पास हो गया, अच्छी बात है। लेकिन मेरा इसमें भी एक राइडर है, और वो राइडर ये है कि ये क्राइम की नेचर पे होना चाहिए। हाँ। जैसे वो कल को मान लो 14 का भी कर दे, तो नेचर ऑफ क्राइम कमिटेड बाय द ऑफेंडर, उसने जो क्रिमिनल ने काम किया है वो चाहे 14 साल का हो, वो 16 साल की भी मैं बात नहीं करता, नेचर ऑफ क्राइम पे डिसाइड होगा। अगर कोई इस तरह का लेकिन यहाँ पर अनंतराम जी नेचर ऑफ क्राइम डिसाइड नहीं हुआ, यहाँ नहीं पर हुआ, एक उम्र यही सीमा मैं कह हो रहा हूँ, गई, यही मैं कह रहा हूँ, 16 साल। मैंने इसलिए राइडर कहा। मैंने एक इसीलिए राइडर सीपीएम के लोगों ने इस बात उठाई थी कि भावनाओं में बहकर कानून बनाना नहीं, कितना मैं- जायज है। हाँ, कल को कोई एक 14 साल हाँ, का हाँ, बच्चा नहीं, अपराध करता है, करेगा तो करता क्या है। हम उम्र 14 साल नहीं, कर नहीं, देंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो इसी कानून में ये मैंने कहा मैं राइडर लगा रहा हूँ, वो राइडर ये है कि इसी में नेचर ऑफ क्राइम लिख देते कि अगर कोई भी कितनी आयु का या इस नेचर का क्राइम करता तो उसके लिए कानून लागू होगा। मेरा यही कहना। लेकिन अगर 10 साल का, 12 10 साल का नहीं कर बच्चा सकता, या देखो आप 14 साल का लेडी बच्चा, हैं, अगर आप भी हाँ, जानते हो, नहीं 14 साल का कर सकता। मैं कह रहा हूँ नेचर ऑफ क्राइम पे लिख दो एक, हाँ। नेचर ऑफ क्राइम पे। हाँ, दलबीर धनखड़। नवजोत जी, आज ये बिल पास हुआ है, मैं और मेरी पार्टी इसका स्वागत करते हैं। एक अच्छा फैसला भारत के संविधान में, भारत की राज्यसभा में ये बिल पास हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। प्रोफेसर अंतराम जी ने जो बात कही नेचर ऑफ क्राइम, उसको भी अगर ध्यान में दे दिया जाए, आने वाले समय में शायद उठेंगी मांगे, उठेंगी, और आगे जिस तरह के हालात हैं शायद और काटछाट होके और अच्छा ये प्रारूप सामने आए लोगों के, और हाँ कोई भी अपराधी जुर्म किसी तरह का भी करता है उसको उसी तरह की सजा मिले, और वो सजा से ना बचे। बस यही प्रार्थना हम करेंगे, संविधान में इस तरह के कर दे जाए। बहुत अनूप बढ़िया जी, बिल है, बड़ा लेकिन अच्छा उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने जुवेनाइल क्राइम में जो बढ़ता बढ़ती हो जा रही रहा है उसको कैसे रोकना है, ये सबसे अहम है। हाँ। कानून तो बन रहे हैं, कानून का डर होना चाहिए। हाँ। बड़ा सवाल तो मेरा यही है कि कानून बन गया, बहुत अच्छी बिल्कुल, बात है, बिल्कुल। क्या अब इससे अपराध रुकेंगे हाँ। जुवेनाइल वाले? नवजोत जी, सख्त कानून से फायदे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सख्त कानून जिस तरह बनाए जाएंगे उनसे फायदे होंगे, परंतु बेसिक चीजें देखी जाएं। जिस तरह आपके विचार अच्छे हैं, इनको हम कम कैसे कर सकते हैं? मैं फिर कहूंगा कम करने के लिए सोच एक बदलनी सोच होगी। बदलनी चाहिए, सामाजिक सोच। शिक्षा पर, सामाजिक सोच और शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरह के क्राइम दोनों देखे दिल्ली के भी रोहतक में, उनमें ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा मिले हैं, ये हमने देखा है, सुना है, पाया है। हम प्रार्थना करेंगे भारत में एक ऐसा संविधान, जिस तरह पहले कांग्रेस वाले वैसे हालांकि कहते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन में हमने क्या दिया देश को, अभी क्या बाकी है, वो एक देखने का विषय होगा। अनूप जी, देखिए नवजोत जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से ज़रूरतों के हिसाब से कानून बदले जाते हैं, आज इसकी ज़रूरत थी, ये कानून में बदलाव हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से आपने जो आंकड़े बताए हैं, पिछले साल 38,000 जो मुकदमे हुए हैं दर्ज नाबालिग बच्चों पे, वो बड़ा चिंता का विषय है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो संस्कारों की जो कमी आई है शिक्षा के मामले में, जो संस्कारों से हम दूर हो रहे हैं, जो हमारी जो मूल संस्कार थे उससे हम जो दूर हुए हैं,
उससे अपराधों को बढ़ावा मिला है। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारी जो शिक्षा की जो पद्धति है उसमें थोड़ा सा संस्कारों का और ज्यादा अच्छे ढंग से मिश्रण करके और अच्छी संस्कारी जो शिक्षा दी जाएगी तो मैं समझता हूं पहले कि शिक्षा तो मिल जाए अनूप जी, वो उस पर भी आते हैं, वो भी हमारा आज का मुद्दा है, देखिए- क्योंकि ये देखिए- बड़ा बिल पास हुआ तो इस पर चर्चा करनी बेहद जरूरी थी, जिसका लंबे समय से इंतजार था। हम संस्कारी शिक्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ तो शिक्षा ही नहीं मिल रही है। शिक्षा मिले तो अगर बेसिक शिक्षा ही बच्चे को अच्छी मिलेगी तो अपने आप उसमें जो है डेवलपमेंट, उसका जो दिमाग है वो डेवलप होगा, अच्छी वैल्यूज होंगी। वैल्यूज आप कहाँ से खाएंगे? उस स्कूल में जहाँ पर छत नहीं है, बेंच नहीं है, किताबें नहीं है, शिक्षक नहीं है, वहां पर हम अच्छी शिक्षा या संस्कारी शिक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? देखिए नवजोत जी, संस्कारी जो शिक्षा ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं, और सरकारें जितना सरकारें कर सकती हैं, जो एक सीमित जो संसाधन है उनको लेकर सरकारें जो अच्छा कर सकती हैं, एक तो सीमित संसाधन वाली बातें जब आप सरकार में बैठकर अनूप अलावत करते हैं ना, तो बड़ी बड़ी हंसी आती है। रुक जाइए, अगर सरकार इस तरह का रोना रोएगी तो फिर जनता कहाँ जाएगी? सीमित संसाधन अगर सरकार के पास है तो एक आम इंसान कहाँ जाएगी? अपराधों पे रोक लगानी है तो सीमित संसाधन है, शिक्षा देनी है तो सीमित संसाधन है। ये कोई जस्टिफिकेशन है? समझिए कि हम कोसने से कुछ नहीं होगा, जो भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं उनको हम अच्छे बेहतर ढंग से प्रयोग करके, और हम ये कोशिश करनी चाहिए समाज के सभी लोगों को, सरकारों के साथ साथ जो और दूसरे एनजीओ एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, बहुत जरूरी है। अनूप जी एक सेकंड रोक रही हूँ। के रागेश हैं, एमपी हैं सीपीएम के, उनसे बात करेंगे। कैन यू हेयर मी मिस्टर रागेश? Yes, I can hear. Okay, the bill that was passed today in Rajya Sabha, but CPM walked out before there was a discussion in Rajya Sabha on this bill. Why was CPM opposing it? What's the reason? No, in fact, we are not opposing the bill per se. Yeah. We are demanding for sending the bill to the select committee because lot of issues are involved in it. Mainly, see, if the same offense is committed by a child less than 16 years age, what will you do? Will you again amend the law? Thing is that intensity of the crime needs to be considered. It is not the age that has to be considered. Intensity of the crime has to be considered. That is the main thing. And you see, while consider, there are a lot of even the UN Commission. UN Convention report is there that we are also signatory to that, and it is clearly mandated that 18 years of age is being considered as child, and you feel, and lot many other issues are involved. Those people who are fighting for children's right, they have got some other opinion, and those people who are thinking of providing more punishment for these children, they have got some other opinion. But Mr. Ragesh, I need to point out here, according to the NCRB data available, in 2014, there has been 58% increase in the juvenile crime. Then how can you think, that law should not be there? And another question. Do you think after passing this bill, when it becomes a law, do you think there will be a decrease in such crimes? No, see, per se, we are not opposing the bill. You see, we are raising certain concerns which needs to be considered by a select committee. Why can't you hear the views of those organizations which are working for the right of the children? You have to consult various stakeholders. It is a very sensitive issue. You cannot promulgate an ordinance or enact a legislation on the basis of certain feelings or something like that. I understand, but then contrary, I think when a child, even if he's a child, is involved in such a heinous crime like rape, and if he is, mature enough to rape a woman, then I think he's mature enough to give a suitable punishment. See, I'm telling you that it is not the age that needs that to be considered. Okay. It is the intensity of the crime.
whether the crime is heinous or not. Right. That needs to be considered. If you are merely considering age, then you see what will happen if a child below the age of 18 years of old, below 18 years of age, and above 16 years of age, a girl child, if she is being molested, then she is not going to be treated as a child. She will be treated as an adult, because it applies both children, both male and female. Right. So lot many issues are involved. That is why we are demanding to send the bill to the select committee. But and now there are, it has been passed by the Rajya Sabha. yes, we had expressed our view. We had expressed our anguish, concern over that particular issue. That is all. Right. Thank you so much for joining us tonight on this program and expressing your views. ये थे हमारे साथ के रागेश, सीपीएम के सांसद हैं, जिन्होंने कहा कि हम इस बिल के खिलाफ नहीं थे, हम सिर्फ ये चाहते थे कि इंटेंसिटी ऑफ क्राइम की नेचर देखकर ये डिसाइड किया जाए कि उसे किस श्रेणी में रखना है और क्या केस उस पर चलाया जाना चाहिए, ना कि एज यानी कि उम्र उसका एक पैमाना हो डिसाइड करने का, फैसला करने का कि ये बालिग है या नाबालिग है। सिलेक्ट कमेटी को भेजने की डिमांड की थी, जो राज्यसभा में रिजेक्ट कर दी गई थी। सीपीएम ने ये मांग रखी थी कि सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और उसके बाद इस बिल पर आज मोहर लग गई। तो ये दो बातें उठ रही थी, आपने भी ये बात उठाई थी इंटेंसिटी ऑफ क्राइम की, ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। तो मैं अब भी ये कहता हूँ कि आप कब तक एज नीचे लाते रहोगे, फिर 16-14 पे आएगी, फिर 12 पे आएगी। वही बड़ा तो सवाल। मैं यही कह रहा, मैंने इसलिए आपको एक बात की, इस एंगल से भी देखो, whosoever is competent to commit such a grave crime, heinous crime, he should be punished irrespective of his or her age. That's my view. कौशिक, आप कुछ कह रहे थे? बिल पास हुआ बड़ी अच्छी बात है और इसका स्वागत भी करते हैं, पर सोचने वाली बात है कि इस बिल से कितने क्राइम नीचे आएंगे, डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। दूसरी बात एक और कहूंगा, कानून तो पहले भी सख्त थे, पर इसके साथ साथ हमारी जो सोच है उसमें बदलाव कानून अगर सख्त है तो फिर लोगों में डर क्यों नहीं है क्राइम करने का, अपराध करने का? देखिए जेपी कौशिक, ये सवाल बड़ा वाजिब है। अगर लोगों में खौफ हो कानून का, सजा पाने का, तो फिर अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? और जुवेनाइल क्राइम में जितना 58% हमने इंक्रीज देखा है, 2014 में 38,000, क्या गारंटी इससे डिक्रीज होंगे? अभी तो कुछ नहीं तो पता। लेकिन ये भी नहीं है कि फिर कानून भी ना हो, यही मेरा बड़ा सवाल है। तो ये भी नहीं है कि कानून ना हो। एक मिनट कौशिक, देखिए आज डकैती होती है, आज मर्डर होते हैं, तो क्या हम 302 हटा दें, 304 हटा दें? ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं है कि भाई कानून होते हुए भी क्योंकि क्राइम होते हैं इसलिए कानून ही ना बनाओ। कानून तो बनाना पड़ेगा, लेकिन मेरा शुरू से ये दृष्टिकोण है कि इसकी ग्रेविटी, इसकी इंटेंसिटी के ऊपर बनाओ। लेकिन कानून तो बनाना चाहिए। पहली बात कानून का मिसयूज रोकना, दूसरा उसका स्ट्रॉन्ग सिग्नल एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब जल्दी फैसले होते हैं, स्ट्रॉन्ग फैसले होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका एक असर जाता है। कानून भी हम ही बनाते हैं ना, कानून को पालन भी हमने करना होता है। नवजोत जी, सांसद महोदय ने 2 बातों पर ज्यादा ध्यान दिया। वो बातें हम डिस्कस करें, आपने भी बात की, प्रोफेसर साहब ने सेम वही बातें कही। नेचर ऑफ क्राइम, उसके लिए क्या क्या परिभाषा बनानी चाहिए, सजाएं उस तरह करनी चाहिए। और बिल पास का तो ये है, बिल पास होना बहुत जरूरी था। वजह ये है, पहली बार बिल पास हो रहे हैं, इसे देखे जाएंगे। मैं कह रहा हूँ सख्त से सख्त कानून बने और फैसले बहुत जल्दी आए। और रोहतक के फैसले तो मैं बड़ा खुश हूँ जी, बहुत जल्दी फैसला है। ये इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार हरियाणा हिंदुस्तान में और 57 विटनेस को लिया गया और ये फैसला बड़ा जल्दी आया। मेरे ख्याल से इसका फायदा होगा। और देखना नवजोत जी, 1 महीना अपील का टाइम दिया है। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से जी, हम बड़े खुश हैं इस बात से। इस तरह के फैसले जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और सख्त कानून दिया। सुमन भैया हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सुमन जी नमस्कार। जी नवजोत जी नमस्कार। सुमन जी, आज जो बिल पास हुआ है जुवेनाइल क्राइम्स को लेकर, जुवेनाइल एक्ट जो नया बिल पास हुआ है, आपको लगता है कि उससे अब जो क्राइम जुवेनाइल्स को लेकर बढ़ रहा था उसमें फर्क पड़ेगा? बहुत लंबे समय से ये मांग की जा रही थी, निर्भय केस जब हुआ उसके बाद भी, कि ये बिल कानून नया आना चाहिए, 18 से 16 साल की जो उम्र है वो तय होनी चाहिए। जी नवजोत, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है और आज राज्यसभा में जो 18 साल से 16 वर्ष की उम्र की गई है, मैं कहूंगी कि ये बहुत आवश्यक था
और इसके लिए डिमांड बहुत पहले से चली आ रही है। हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आए जहां पर सिर्फ उम्र की वजह से ऐसे हीनियस क्राइम में जो सिर्फ बालिग का नाम लेकर बचे हैं, और कई बार तो ऐसा होता है 1 दिन 2 दिन पहले 18 साल उम्र नहीं, उसे 1 महीना पीछे था वो लड़का। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे हीनियस क्राइम जिनको देखकर रोना आता था कि ऐसी मौके पर ये छूट रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस बिल को और इस संशोधन को पहले पास करती तो आज निर्भया का जो ये आरोपी आज बरी हुआ है वो बहुत ही सुमन जी, गलत हुआ। क्या इस कानून के बाद जुवेनाइल क्राइम में जो इतनी बढ़ोतरी देखी गई है उसमें कोई कमी आएगी आपको लगता है, या फिर कुछ और काम करने की भी जरूरत है कि आखिर जुवेनाइल्स जो हैं वो इतने ज्यादा अपराधों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? जी नवजोत, इसमें कम करने के लिए बिल्कुल सही बात है कि हम कानून तो बना देते हैं, सख्त कानून भी बन जाएंगे, लेकिन जब तक हम इन माइनस जितने भी हैं हमारे नाबालिग लड़के हैं, इनके मानसिकता में, इनके परवरिश में, इनके जो आसपास का जो माहौल है, अगर उसको हम जब तक नहीं सुधारेंगे और इनके मानसिकता में ये चेंजेस नहीं लाएंगे कि महिला का सम्मान करना है, और जब तक किसी पुरुष के मन में और दिमाग में महिलाओं का सम्मान करने की शिक्षा नहीं होगी, मैं मानती हूँ वही आदमी क्राइम कर सकता है जो इस चीज को ना समझे। अदरवाइज जो रिस्पेक्ट की भावना रखता है वो कभी क्राइम नहीं कर सकता। चलिए बेशुक्रिया हमसे बात करने के लिए सुमन जी। ये तो ठीक है कि मानसिकता बदलनी होगी, लेकिन मानसिकता बदलेगी कैसे? लेकिन आपने एक बहुत अहम हाँ। मुद्दा दूसरा उठा दिया। नहीं, एक बात इन्होंने जो उठाई वो अभी तक अनआंसर्ड है कि आखिर कानून बनने के बाद भी कानून का डर क्यों नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर जुवेनाइल जस्टिस बिल बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे डर होगा? क्या सरकार का इकबाल नहीं है, या क्या हम इसको सीरियसली लागू नहीं करते? क्या सरकार का एटीट्यूड है वो ढीला है? तो क्या आखिर क्यों डर नहीं है कानून बनने के बाद भी? ये एक बड़ा मुद्दा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि जुवेनाइल्स के जो अपराध हैं जो इतने बढ़ रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है? उनको कैसे रोका जाए? जो सुधार गृह हैं चल रहे हैं, आपके हरियाणा में ही आप देख लीजिए, सुधार गृह चल रहे हैं जो हैं उनमें क्या वाकई में सुधारा जा रहा है उनको या नहीं जा रहा है? वहाँ पे हालात क्या है? तो आप इन सुधार गृहों से क्या उम्मीद करेंगे? रोहतक में केस वो अपना घर का कांड है, हाँ, जहाँ से लड़कियों तो के साथ आप यहाँ पे क्या उम्मीद करेंगे? अनूप जी देखिए नवजोत जी, जिस तरह से कानूनों की परिभाषा बदलने और प्रावधान करने के साथ साथ जो समाज की एक मानसिकता है उसको भी बदलना पड़ेगा। जिस तरह से ये क्राइम होते हैं तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा की भी बात होती है जो परोसा जा रहा है, उसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया की भी एक जो चैनल हैं उनकी भी एक खास इसमें भूमिका मैं मानता हूँ कि चैनलों पे जिस तरह से परोसा जा रहा है बाल अपराध के तरफ, उसमें एक बड़ा कारण मतलब मैं समझता हूं कि वो भी एक बड़ा कारण है। तो समाज में चेतना के साथ साथ जो सामाजिक लोग हैं, एक नॉर्मल बात हो गई है कि हम सारा कुछ एक तरफा कर दें। अनूप जी मुझे लगता है कि इसकी जो ग्राउंड रियलिटीज है ना उनको समझने की जरूरत है। मैं जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूं। वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हो या जुवेनाइल क्राइम की बात हो, धरातल पर जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे। नवजोत जी, ये जमीनी हकीकत ही है कि जिस तरह से हमारे जो यूथ है, जो नाबालिग यूथ है, वो बहुत सारी चैनलों को देखकर क्राइम की तरफ जाता है। दूसरी बात में जो सामाजिक जो चेतना की बात है तो उसमें हर आदमी को आगे आना पड़ेगा, उसमें माता पिता को भी आगे आना पड़ेगा, शिक्षकों को भी आगे आना पड़ेगा, और जो संस्थान है, सामाजिक संस्थान है, दूसरे शिक्षा के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, सबको मिलकर ये प्रयास करना होगा, तभी समाज की मानसिकता बदलेगी। चलिए एक सेकंड, कुलदीप सिंह है मेरे साथ, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। जुवेनाइल जस्टिस बिल आज राज्यसभा में उस पर मोहर लग गई है, क्या कहेंगे आप? जी देखो, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उन्होंने जो भी वहाँ पर डिसाइड किया है इसका, हाँ, अब बिल बन के आ चुका है और इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, अब देखिए, मेन तो जब इम्प्लीमेंट करने में के बाद ही इसको पता लगेगा कि इसमें इसका प्लस माइनस क्या है। बाकी ये है कि जो बच्चों के संबंधित कानून है या जो चाइल्ड साइकोलॉजी जो बोलती है वो ये कहती है कि बच्चे जो होते हैं वो इमिटेट लर्नर होते हैं, जो उनके सराउंडिंग में हो रहा होता है उसको वो कॉपी करते हैं। हाँ।
जैसे कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है कि ए मैन एक्ट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। हाँ। बच्चा वही करता है, बंदा जो उसके सराउंडिंग में हो रहा होता है उसको कॉपी करता है, या उसका मिसयूज भी होता है बच्चों का। हमने एक्ट में देखा है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर होने की हैसियत से मैंने कई बार ये महसूस किया है कि कई बच्चे हमारे पास वो लोग आ जाते हैं जिनके आसपास वो मिसगाइड या मिसलीड किए हुए बच्चे होते हैं। ठीक है, हम ये निर्भया कांड एक अलग किस्म का एक हीनियस क्राइम था, बहुत इसमें हुआ, लेकिन उसमें उस बच्चे की कितनी शमूलियत रही है, या उसने कॉपी किया है, या अडल्ट क्रिमिनल्स के अंडर वो इन्फ्लुएंस था, तो जिसके तहत इतना बड़ा ये विवाद खड़ा हुआ। तो हमें बच्चों के अधिकारों की भी बात करनी होगी। चाइल्ड राइट्स, बच्चों के सुधरने का ये अलग से कानून इसलिए बनाया गया था कि बच्चों के सुधरने का उसको उनको मौका देना कुलदीप जी, चाहिए। क्या आपको लगता है जो पिछले साल के आंकड़े देखेंगे तो उसमें 50% से ज्यादा इंक्रीज है जुवेनाइल क्राइम में, क्या इस कानून के बाद अब वो उसमें कमी आएगी, या फिर आपकी नजर में ये क्राइम अगर बढ़ रहा है, अपराध बच्चों में बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है? तो हमारी सोसाइटी, हम लोग जिम्मेदार है ना कि बच्चों को क्या दे रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। हाँ। रिस्पॉन्सिबल, हमने अपने बच्चों को क्या दिया है। बच्चे वही सीखते हैं जो हम उनको सिखा रहे हैं हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी, गली मोहल्लों में या बाजारों में। जो हम उनको, उनके ना तो पढ़ाई का इंतजाम, ना उनकी रिहेबिलिटेशन का इंतजाम है हमारे पास। एक बच्चा अगर क्राइम करते हुए चोरी चकारी में आ जाता है, उनकी रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम नहीं है, आफ्टर केयर का कोई प्रोग्राम नहीं है। बच्चा एक चोरी के सिलसिले में हमारे पास आता है, उसके बाद वहां हमारे पास हम उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखते हैं, तो महीने 2 महीने बस को एडमिश कर देते हैं, तो उसमें उसके रिहेबिलिटेशन का क्या प्रोग्राम है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो वापस वहीं चला जाता है जहाँ से वो आया था। एक मिनट, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इतने हमने सुधार गृह बना दिए, बाल गृह बना दिए, वहां से लड़के लड़कियां क्यों भागते? आपके हिसार में केस हुआ अभी रिसेंटली, और वो 4 दिन बैठे रहे भूखे प्यासे, आपके हिसार में केस हुआ। फिर इससे पहले जो आज तक केस 3 साल में भी डिसाइड नहीं हुआ, रोहतक में अपने ग्रह से लड़कियां भाग गई, उनके साथ इतना दुराचार हुआ, आज तक वो केस डिसाइड नहीं हुआ। एक और मेरे बात समझ में आती है, जुवेनाइल जो है क्राइम है, वो ये भी क्राइम है, चोरी करने वाला भी वही क्राइम है, और जो इस तरह की जिन्हें जो क्राइम करता है वो भी एक ही सजा है। मतलब एक चोरी करता है उसके लिए भी वो नाबालिग वाली बात आ जाती है, और एक जो रेप तरह की किसी घटना घटता है उसके लिए भी कानून एक है। यहाँ क्या बदलाव किया गया कानून में, ये भी एक सोचने वाली बात है। कुलदीप जी, क्या कहना है आपका? हेलो जी कुलदीप जी। जी, आप जरा दौरा कीजिए ऑब्जर्वेशन होम्स का कि वहाँ का क्या हाल है। ऑब्जर्वेशन है ना, आप मानते हो? पड़े हैं हमारे पास उनको रखने के लिए। अब इसमें ये प्रावधान है कि 18 साल से ऊपर जो जुवेनाइल्स हैं उनको अलग किया जाए, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाए। लेकिन यहाँ पर जो 18 साल क्रॉस कर जाते हैं वो भी 8-8, 9-9, 10-10 साल के बच्चों के साथ रह रहे हैं। तो उन बच्चों की चोरी वाला भी वहीं पे है और एक रेप करने वाला भी वहीं पे है। तो उसके लिए कुलदीप जी सरकार क्या करती है फिर? देखिए जी, आप सबके सामने है। अब हम सरकार के मामले में क्या बोल सकते हैं बताइए? आप सिचुएशन आपके सामने है, बताइए अनूप जी। बातें तो हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं, यहाँ पर जब सुधार गृह बना दिए, जब उनके हालात ऐसे हैं, अगर वहां पर 18 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं वो भी उन बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो क्या सीखेंगे, क्या सुधार होगा, क्या बेटरमेंट होगी? देखिए नवजोत जी, इस चीज को बदलने की जरूरत है, और इस दिशा में देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये सुधार गृह की बात है और ये जो बच्चों को दिन में रखने की बात है, हमारी सरकार ने अभी लेटेस्टली शुरू किया है कि जो इस तरह के बच्चे हैं, जो चाहे वो जेलों की बात हो, चाहे सुधार गृहों की बात हो, उनमें और अच्छा करने के लिए हमारी सरकार ने इस तरह के उपाय किए। अनूप जी, मुझे पॉइंट बाय पॉइंट ये बताइए, क्या अच्छा करने के लिए क्या किया गया है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुधार गृह हैं उनमें जो जीवन का सत्र है उसको ऊपर उठाने के लिए, उनको अच्छी सुविधाएं देने के लिए, उनके लिए जो एजुकेटर लोग क्या सुविधाएं हैं बताइए? सुविधाएं तो कुलदीप जी बता ही रहे हैं कि वहाँ पे रखने की जगह नहीं है। जल्दी जी, ये रखने की जगह नहीं, व्यवस्थाएं हैं, और सुविधा से ये थोड़ी कि क्राइम कम कर देंगे बाहर आने के बाद। कमाल की बात कर रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। यहाँ सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हुए हैं,
उधर कुलदीप जी ने सारी बातें बताई, प्रोफेसर साहब ने बताया, आपने बताई। ये मानने में हमें क्या दिक्कत है कि भाई हम बहुत पिछड़े हुए इस काम में, हमें अभी बहुत काम करना है, सच्चाई है, मानने में कोई बुराई नहीं है। और ये काम करना किसको है? सरकार को ही करना है ना, सरकार को, व्यवस्था सरकार को, पहले की सरकारें हो या अब की सरकार हो। मैं मानता हूँ इस बात को। पहले इतने क्राइम नहीं थे, इतने लोग बच्चे उसमें नहीं जाते थे बाल सुधार में, ऐसा नहीं था, क्राइम नहीं थे, छुपे क्राइम पहले पता नहीं लगता था, आज मीडिया की वजह से पता लग रहा है। एक दिन में चीजें इतनी नहीं बिगड़ गई। परसेंटेज आपने देखा ही एक साल में 2014 से राज में आधे से भी ज्यादा बढ़ गया। बढ़ रहे हैं क्योंकि सुधार नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली सुधार नहीं हो रहा है। सरकार ने व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, गलती को कमी को मानने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मीडिया की वजह नहीं से धनखड़ साहब, ये हमारी कमी नहीं है, ये पीछे हम तो 1 साल से सरकार में आए हैं, आप पूरा ठीक रहा हमारे ऊपर नहीं छोड़ सकते। और मैं कह रहा हूँ कि हम इस तरह की व्यवस्थाओं में और ज्यादा बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। मीडिया की वजह से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, कुलदीप जी आप सुन रहे हैं? मैं आपको एक सबमिशन देना चाहता हूँ कि अम्बाला के ऑब्जर्वेशन होम में आप दौरा करिए, वहां पर जुवेनाइल को रखने की जो कैपेसिटी है वो 44 की है, 44 की, और इसमें 200, और आज वहाँ 120-30 के लगभग जो ठूसे हुए हैं जुवेनाइल। तो ऐसी स्थिति में आप किस सुधार की अनिल विज जी को बोल रहे आपने? हाँ जी, अनिल विज जी के पास गए आपको, आपने एक कुछ लेटर लिख के दो उनको? अनिल विज जी तो वैसे ही बताते मैं बहुत काम करता हूँ, ये अम्बाला की स्थिति तो बाकी संग क्या होगा? वो तो सबसे जागरूक मंत्री बताए। अभी हमारे जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस एम जयपॉल ने भी दौरा किया है उसका। हाँ, वहाँ सेशन जज साहब भी आते रहते हैं रेगुलर, और ये डिपार्टमेंट को मैं कई बार डायरेक्टर जनरल WCD को लिख चुका हूँ मैं। अच्छा जी। जी हाँ, मैं कई बार लिख चुका हूँ कि ओवर क्राउडेड है, उसकी वजह से बच्चों का जो एग्रेशन लेवल है बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं उनका, और उनमें स्किन डिजीजेस भी कई बार डेवलप हो जाती हैं जो कंटेजियस डिजीजेस हैं। वाकई हालत बहुत खराब। जी हाँ, तो लेकिन अभी तक हम कर क्या पाए हैं? देखिए उसके लिए क्या सरकार कसूरवार है, हम कसूरवार हैं उसके लिए, बीइंग बोर्ड मेंबर। और जब हम इस बात को बाहर लाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा हमारे पे दबाव आता है इस बात का कि मीडिया पर ये बात क्यों पहुंचाई गई। जी अनूप जी, आप सुन रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। हम पुरानी सरकारों को कोसना अगर छोड़ दें तो हम अपनी जिम्मेदारी अगर आज निभा लें तो मुझे लगता है कि आधा काम हो जाएगा। पुरानियों ने तो नहीं किया, इसीलिए आज वो सत्ता से बाहर हैं और लोगों ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। आज अगर आपको मैंडेट दिया इस भरोसे के साथ जो नहीं हुआ वो आप करेंगे, तो बजाय इसके कि पुरानी सरकार जो 10 साल में नहीं हुआ वो कम से कम अब हो जाए। अभी आप सुन रहे हैं टीवी चैनल पर कि क्या है, यही मेरा बेसिक सवाल है कि कानून कितने भी बन जाएं, बेसिक चीजें जब तक नहीं बदलेंगी बदलाव नहीं आएगा। हम क्यों ऐसे कानून बनाने पर मजबूर है? क्यों हम अपने बच्चों को इस गलत राह पर जाने से नहीं रोक पा रहे? उसमें कमियां हैं और वो कमियां सिर्फ सेंटर में बैठ के कानून बनाने से नहीं होंगी, स्टेट गवर्नमेंट की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए जिस तरह से कुलदीप जी बता रहे हैं वाकई ये चिंतनीय है और अलार्मिंग है बिल्कुल। और दूसरा जिस तरह से जो हो रहा है सरकार उसमें अगर विषय उठा है, मुद्दा आया है और सरकार के संज्ञान में आएगा, और मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं कि ये जो स्थितियां हैं हमारी सरकार इसमें सकारात्मक ढंग से अच्छा करने के लिए हर वो कदम उठाएगी जो आज जरूरी है। सरकार को अभी तक पता ही नहीं है, मुझे तो यही बड़ी हैरानी हो रही है। देखिए वो कह रहे हैं कि इतनी बार लोगों को बता चुके हैं, वो रोकते हैं। ये देखिए जेलों में कैपेसिटी से ज्यादा कैदी हैं, जुवेनाइल में भी ज्यादा बच्चे होंगे। ये सरकार की हमारी ऐसा नहीं है कि आज हमने ये स्थितियां पैदा की हैं या हम चिंतित नहीं हैं। आपको ये कौन कह रहा है कि आपने ये समस्याएं पैदा की हैं? तो वही मैं कह रहा हूँ कि विषय उठा है, बातें सामने आई हैं, संज्ञान में बात आई है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इसमें हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमारी सरकार से बनेगा, पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है मीडिया के सामने आने पर हमारे साथ सख्ती की जाती है। ये बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए। कमी को मानने में बुराई क्या, हम बैठे यहाँ, सच्चाई है। ठीक से काम पहली सरकारों में भी इतने अच्छे नहीं होंगे, 10 साल कांग्रेस की भी रही, हमारी भी सरकार रही है, परंतु क्राइम पहले बहुत कम था, ये सच्चाई। इस तरह के
ओवर कैपेसिटी अब एक साल में जो आपके आंकड़े भी बता रहे, हम भी बैठे बता रहे, ओवर कैपेसिटी एक साल में बहुत ज्यादा हुई है। सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं कहूंगा सरकार से प्रार्थना करूंगा, अनूप भाई यहाँ बैठे हैं, आपकी सरकार है, आपने ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इनको आगे बलबीर जी, कुलदीप जी, मैं एक चीज आपसे और जानना चाहती हूँ। ये समस्याएं जाहिर तौर पर काफी समय से होंगी। आपने जब आपके चेयरमैन ने भी दौरा किया, सबकी नॉलेज में ये चीजें हैं ऑब्वियसली, क्या ऊपर तक जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं या सरकार के सामने ये चीजें आने के बावजूद कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं बेहतरी के लिए? एक सबमिशन चाहता हूँ जी जी। इसमें देखिए एक चीज है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना काम ढंग से नहीं कर रहे। 4 महीने का समय होता है उनके पास केस डिसाइड करने का। हाँ। और यहाँ पर आकर देखिए आप, कई सालों तक केस लटकते रहते हैं, डिसाइड ही नहीं करते वो। बना लो जबकि छोटे छोटे क्राइम है, पैटी ऑफेंसेस हैं, उनमें एक्ट में ये प्रावधान है कि वो समरी प्रोसीडिंग से खत्म कर दो। और यहाँ पर मतलब और 4 से 6 महीने में आपको केस डिसाइड करना है। जब आप जल्दी जल्दी केस की ओवर क्राउडेडनेस होगी ही नहीं। नहीं, आपने जब ऐसे लैप्सेज उनके ध्यान में लाए तो उनका कोई रिस्पांस आया सरकार का? लेवल का बंदा हूं। ये लैप्सेज जो आप बता रहे हो, सरकार का कोई मसला नहीं है। कुलदीप जी कह रहे हैं कि जो जुवेनाइल बोर्ड की बात भी कर रहे हैं लोग अनूप जी, एक सेकंड, उनकी जो कार्य प्रणाली है उसको देरी होने के कारण वहाँ क्राउड बढ़ती जाती है। जो केस 4 महीने में डिसाइड होना चाहिए उसको सालों थोड़ी बढ़ गए एक दिन में। कुलदीप जी, आखिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? सुचारू रूप से क्यों नहीं? ये उसका रीजन ये है कि या तो जानकारी नहीं की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर्स को लगा दिया जाता है कि, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स जो है वो इंटरेस्ट से काम नहीं लेते वो। हाँ। और यहाँ हो सकता है मैजिस्ट्रेट को भी इसकी जानकारी ना हो। मैंने अपने जीवन में 4 साल के कार्यकाल में मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट्स को भी इसकी एक्ट की पूरी जानकारी नहीं होती। हाँ। जी हाँ, इसलिए वो इसकी पोटेंशियल को कम ही नहीं करते। 4 साल में केस डिसाइड करना, 4 महीने में केस डिसाइड करना होता है, करते ही नहीं वो, और लटकाई जाते हैं उसको, मामले को, और लंबा खींच देते हैं, जिससे सरकार के ऊपर भी इसका बोझ पड़ता है। नहीं, देखिए क्या आप समझते हैं प्रोसिक्यूशन की वीकनेस है ये? जब समय से जब केस डिसाइड नहीं होते तो क्या प्रोसिक्यूशन साइड से जो किया जाना चाहिए, जिस गंभीरता से किया जाना चाहिए, क्या वो नहीं हो पा रहा? ये देखो प्रिंसिपल, ये बोर्ड को डिसाइड करना होता है, या उसके ऊपर जो इसकी मॉनिटरिंग अथॉरिटी होती है वो सीजीएम साहब होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्थानीय स्तर पर सीजीएम होता है, ऊपर सुप्रीम ना हाई कोर्ट के जज होते हैं, ऊपर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। कुलदीप जी, आपने कहा एक तो बोर्ड काम नहीं कर रहा, दूसरे सुधार गृहों के ये हालात हैं, तो ऐसे में हम कानून कितने भी बना लें, क्या जुवेनाइल का जो क्राइम अपराध बढ़ रहा है क्या वो कम हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, भी अपराध, ये जुवेनाइल अपराध कम हो सकता है अगर बच्चों को सजा देने की बजाय उनको रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया जाए, उनको देखा जाए, उनको साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाए, उनकी काउंसलिंग हो, उनका आफ्टर केयर कोई प्रोग्राम्स हो उनके। तो क्या सुधार गृहों में या फिर सरकार की तरफ से इस तरह के कोई प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जुवेनाइल्स के लिए? देखिए ऐसा तो है कि टीचर्स आते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन वहां पे चल रही है, लेकिन वो उसमें कोई उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। कुछ सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब ग्राउंड लेवल पे अगर तो हम आउटपुट देखें तो वहाँ क्या है, यहाँ पर कमी कहाँ है, ये बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक निर्भय की बात नहीं, वो दिल्ली की या फिर रोहतक की निर्भय की बात नहीं है। हम बात उन जुवेनाइल्स की भी कर रहे हैं जो बाल अपराधी बन रहे हैं। हम बाल अपराधी बनने क्यों दे रहे हैं? और अगर हैं तो उन्हें मौका क्यों नहीं मिल रहा कि वो सुधर के अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करें? रिहेबिलिटेशन क्यों नहीं हो रहा? ये एक बड़े मसले हैं, बहुत बड़े, इससे जुड़े वाकई बड़े मसले हैं। इसमें फिर वही बात आ जाती है, व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमने एक पार्टी पे, सरकार पे मतलब दबाव तो नहीं हम कहेंगे, एक बात बैठ के करनी पड़ेगी, सब दलों को करके नहीं पड़ेगी। कोई सिस्टम ऐसा बनाया जाए, वो हर चीज और क्राउड हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है नवजोत जी, हर जगह और क्राउड है। सिस्टम हमने बैठ के, स्कूलों में चले जाओ, बैठने की जगह नहीं है, कमरे नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ व्यवस्था करना सरकार का काम है। विपक्षी दल होने के नाते हम तो संज्ञान में ला सकते हैं, बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक चीज और हो रही है, जो बच्चों में जो बात हम पहले निकल के आई, जो चारों तरफ जो माहौल है ना,
उस माहौल को सेव करना पड़ेगा कि बच्चे कहाँ से ये बातें सीख के आते हैं। दूसरी बात एक एजुकेशन जो है, अगर इस तरह की एजुकेशन को ला दी जाए जो बच्चों को, ताकि दिमाग में पहले ही प्रिपेयर कर दी जाए, तो शायद इस तरह क्राइम में मुझे ब्रेक लेना है, एक लाइन में समाप्त कीजिए जल्दी से। देखिए ऐसा है, ग्राउंड रियलिटी पे आपके सामने रिपोर्ट आई, कुछ नहीं हो रहा। हमने बाल गृह सुधार गृह जरूर बना दिए, कितने इफेक्टिव है आपके सामने रिपोर्ट आ गई और ग्राउंड रियलिटी से बाहर आ गई। तो इसकी आवश्यकता इस बात की कि जो भी सरकार हो, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके इसको एक ऐसा इसकी ध्यान देना चाहिए, तब जाके इसमें सुधार हो सकता है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चर्चा जारी रखेंगे। मुद्दा में समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यही है, कानून बन गया है, जुवेनाइल जस्टिस बिल पर मोहर लग गई है राज्यसभा में आज, और अब ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, फिर कानून बनेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि बाल अपराधी जो बन रहे हैं और बच्चों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाएगा, कैसे क्या प्रोग्राम्स बनेंगे जिससे कि इस तरफ जा रहे बच्चों को रोका जा सके और उनकी रिहैबिलिटेशन हो सके। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास-ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मत से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। याद आते हैं आज उफ गुनाह क्या क्या, एक ये कि मोहब्बत कर ली, एक ये कि तुझ से कर ली। क्राइम रिपोर्ट में देखिए, बिखरते रिश्ते, टूटते बंधन। सभी जाट भाइयों से मेरी अपील है कि 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जींद पहुंचकर जाट रक्षण के लिए वहां एकत्रित हों और अपना हक जताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी में पहुंचें। भुट्टा ग्राउंड, स्पिद्दो रोड, जींद। तो मैं सभी से फिर जोरदार अपील करता हूं कि नेताओं या चौधरी के चक्कर को छोड़कर इस रैली को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करें। फिर दोबारा हाथ जोड़कर सबसे अपील है कि 23 तारीख 12वां महीना 2015 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर रैली को कामयाब करें।
जय गोगा जी हेयर ऑयल। गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था। तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है। शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। चलिए, बड़ा सवाल है, बदला है कानून, कितनी बदलेगी तस्वीर, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीनन अपने आप में सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। कानून बदला है, बहुत अच्छी बात है, मांग भी उठ रही थी इसकी और बदलना भी चाहिए था। लेकिन क्या कानून के बदलने से तस्वीर बदल जाएगी? जो अभी बड़ी बात हमारे साथ जो जुड़े थे कुलदीप जी, उन्होंने कही है, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य हैं, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है कि सिर्फ कानून बदलने से तस्वीर नहीं बदल सकती। अनंतराम जी, देखिए, बिल्कुल मैं उनके साथ सहमत हूँ। जो ग्राउंड रियलिटी है उन्होंने हमारे सामने पिक्चर पेश की है। एक्चुअल में क्या हो रहा है धरातल में, चाहे वहाँ जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जज विजिट कर जाए, चाहे सेशन जज विजिट कर जाए, जो कि इसके सुपरवाइजरी कैपेसिटी में आते हैं। लेकिन हालत यह है कि सरकार उनके प्रति गंभीर नहीं है। कोई भी सरकार हो, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर करके उनके प्रति गंभीर नहीं है। चाहे वो ओवर क्राउडेड हो, चाहे वहाँ फैसिलिटी देने की बात हो, चाहे उनकी बिल्डिंग की बात हो, चाहे उनके खाने की बात हो, चाहे वहाँ जो उनको शराब सप्लाई हो रही है, एडिक्शन हो रही है। अनूप जी, आई थिंक ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी सरकार की। जब हम अच्छे समाज की बात करते हैं, हम बेटियों को बचाने की बात करते हैं, बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, जब हम एक बेटी को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पाएंगे, वो अपने आप माँ बाप पर बोझ बनती चली जाती है। लड़की नहीं, लड़के भी जी। ठीक है। और दूसरी बात जो सुधार गृहों की हम कर रहे हैं, बाल गृहों की, बाल गृहों की हम बात कर रहे हैं, कितनी गंभीर है उनके लिए सरकार, और अभी तक क्या हुआ है। हरियाणा की ही अगर हम बात कर लूं, आए दिन ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसमें बाल अपराधी हैं। अपराधी नहीं जी, वो कट जाते हैं, कोई 2 महीने अब तक ट्रेस नहीं हुए कुछ तो। अनूप जी, देखिए नवजोत जी, मैं मानता हूं कि इसमें जो हमारे समाज में जो नशे की लत बढ़ रही है, उस नशे की लत के बढ़ने से जो बाल अपराध में एक कारण है नशे की लत बढ़ना। और दूसरा, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि इसकी चिंता की जानी चाहिए। और मैं जहां तक हमारी सरकार की बात है, तो ये संज्ञान में ये चीज़ें आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आई हैं, उठी हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे सरकार इसको संज्ञान में लेगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, अम्बाला की बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो आपके कैबिनेट मंत्री भी हैं अम्बाला में, उन्हीं को नहीं पता है कि वहाँ पर उनके एरिया में क्या हो रहा है। और कविता जैन, वो तो मंत्री हैं सोशल वेलफेयर की, क्या उनको चाइल्ड वेलफेयर की, क्या उनको कुछ नहीं पता है?
देखिए बात एक अकेले अम्बाड़ा की नहीं मैं है। अकेले अगर अम्बाड़ा की तो अम्बाड़ा में बात उठी है तो निश्चित तौर पे हर जिले में ऐसी स्थिति होगी। हाँ। और ऐसी स्थिति है, ये चिंतनीय है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि सरकार की संज्ञान में ये बातें आई हैं, निश्चित तौर पे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, सरकार की जहां तक बात है, ये बिल मेरे ख्याल में 2 साल पहले आया था। 18 महीने की सरकार के अंदर हो सकता है आप ये बिल आपने पहले ही पास कर दिया होता तो शायद ये जस्ट जो आंकड़े आ रहे हैं 1 साल के अंदर डबल हो गए जितने क्राइम। तो हमें लगता है कि थोड़ा इस पे भी कुछ रोक लग सकती थी, कुछ कम हो सकते नहीं नहीं देखिए ये भविष्य की बात है। 18 महीने इसको बिल को पड़े 18 महीने हो गए, 18 महीने हो गए इस बिल को बने हुए। 18 महीने से बिल आज तक पहली बार बिल पास है। देखिए बिल बनने से पार्टी झटके करूंगा। देखिए 1 साल के अंदर 10 डबल क्राइम हुए, 10 डबल क्राइम। कानून में हम ये कह रहे हैं, पहले भी कहा था कानून के साथ हमें अपना मेरा सवाल तो वही है कि क्या कानून के बाद तस्वीर बदल जाएगी? मेरा सवाल तो वही है, मेरा सवाल तो वही है, कानून के साथ तस्वीर बदल जाएगी? हमें बदलना पड़ेगा, कितना सुधार, कितनी एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें बदलने के लिए उसमें सरकार का लंबा चौड़ा रोल नहीं होता। सोच को बदलना होगा। अगर हमारी समाज की सोच बदलने में सरकार कोशिश। एक मिनट, सोच तो आप अभी तक नहीं बदल पाए, तभी भी आप इतनी बड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम लागू करने के बाद जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपके आंकड़े जारी किए हैं उसमें इतना बड़ा गैप है। तो ये तो आप छोड़ दीजिए, ये बातें तो बहुत हो चुकी है। देखिए बातों की बात नहीं है नवजोत जी, हमने कोशिश की है, पहले की सरकारों ने कोशिश क्यों नहीं की? और इसके नतीजे आएंगे, निश्चित तौर पे अच्छे नतीजे आएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात मैं करूं तो बहुत सारे, देखिए बहुत सारे जिलों में लिंगानुपात सुधरा है। और देखिए जो बात को मत ले गए ना, देखिए जो चीजें 20 साल में खराब हुई हैं वो 1 साल में नहीं बदला करती। और अब हमने शुरुआत की है, इसके अच्छे नतीजे आएंगे। हो सकता है वो 2 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, लेकिन ये अच्छा कदम है, इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। आलोचना किसका फायदा नहीं हो, आलोचना नहीं कर रहे हम लोग। किसी ने नहीं की है, किसी ने नहीं की। समाज और जवाबदेही, मैं तो 3 बातें कह रहा हूँ। समाज को आप साथ लेके आओ, सरकार के साथ समाज को जोड़ो, कानून सख्त बनाओ, जो बना दिया है और सख्त बनाओ इसको। नंबर 3 जवाबदेही, सरकार जवाबदेही ले इसकी। हमारी सरकार अब आगे धनखड़ साहब हम पूरी तरह से जवाबदेह हैं, हम प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं और 100% जवाबदेह हैं। प्लीज आप सुनो तो सर, मैं तो 3 बातें बताई इसमें। समाज को साथ जोड़ो, कानून सख्त बनाओ और सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। मैं बातें नहीं करिए। और नहीं इसमें एक बात अकेले जुवेनाइल्स की नहीं है, बात जवाबदेही की जो बात है, हम प्रदेश की जनता के प्रति 100% जवाबदेह हैं और 100% निष्ठा के साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसमें हमारी भूमिका क्या है? क्या भूमिका है हमारी? क्या भूमिका है? अगर बाल अपराध बढ़ रहा है तो इसमें सरकार की क्या भूमिका है? जवाबदेही सरकार की क्या जवाबदेही है सरकार की? सरकार क्या कर सकती है? अगर बाल अपराध हमारी, देखिए कौशिक साहब, अगर समाज की मानसिकता खराब हो रही है, संस्कारों की कमी है, तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। हम अच्छा करने का अब क्या करोगे आप ये बताइए? जो बालगृह में 120 आदमी घुस रखे, बच्चे घुस रखे, क्या करोगे? उसमें बहुत सारे कारण हैं, जिस तरह कुलदीप जी ने बताया कि जो डिले होते हैं, जो डिसीजन डिले होते हैं, क्या कार्रवाई होगी आप इसके मामले में? इसमें कार्रवाई विषय उठा है, मुद्दा सामने आया है, अच्छा करने का और बनानी चाहिए। देखिए अकेले जगह बनाने से काम नहीं होगा, जो प्रक्रिया है उसको तेज करना पड़ेगा। और इसके अलावा जवाबदेही जो अकाउंटेबिलिटी हम करेंगे, मैं कह रहा हूँ हम करेंगे, हम अच्छा करेंगे। नहीं तो फिर गीता के साथ साथ एक और अभियान चलाओ, फिर आप ये भी अभियान चलाओ। अरे कौशिक साहब हम लुटेरे लोग नहीं है, आपकी तरह लूटने वाले लोग नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं। ये लूटने वाले सामाजिक मुद्दे फालतू के अड़ंगे डालना ये आपकी परंपरा है, आपकी पार्टी की ये काम है। बात होगी, ये अड़ंगा ही है। आप कह रहे हैं 1 साल के अंदर आपके जो भी डाटा सारे फेल हो गए। अरे कौशिक साहब आप देखिए इसके नतीजे सामाजिक मुद्दा है, प्लीज बस कीजिए।
देखिए, एक महकमा है सरकार के पास है जिसको समाज कल्याण और बाल कल्याण मंत्रालय कहा जाता है। जी, सुनिए बात। हाँ। और उसकी जो कितने उपेक्षित है, ये मैं एक वर्ड यूज करा, उपेक्षित है। सुनिए तो, इसमें जो ये इतिश्री क्या कहते हैं, हमने बुजुर्गों की पेंशन दे दी, हमने विधवाओं की पेंशन दे दी, हमने अच्छा कितने बेरोजगारी पे पैसे खर्चे किए जा रहे हैं, कितने बाल गृहों पर उनका कैपेसिटी बढ़ाने में किया जा रहा है, कितना उनके सुधार लाने के लिए कितना नशा रोकने पे किया जा रहा है, और कितना उनकी शिक्षा पे किया जा रहा है। बिल्कुल बजट अलॉटमेंट इसका एक मापदंड है। बजट अलॉटमेंट देख लो क्या किया इस महकमे के लिए। कुलदीप जी, आप सुन रहे हैं हमें? जी जी बिल्कुल। कुलदीप जी, ये एक मिनट, कुलदीप जी, यहाँ पर बैठे हमारे एक्सपर्ट ने जो एक सवाल खड़ा किया है कि ये जो मंत्रालय है सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस और चाइल्ड वेलफेयर, ये कितना काम इन बच्चों के लिए कर रहा है जो बाल सुधार गृह हैं? जी देखिए, अम्बाला में ओवर क्राउडेड हो रहा है। आज की डेट में 44 की कैपेसिटी है और यहाँ पर लगभग 150 तक जुवेनाइल चले जाते हैं और आज की डेट में 120 के आसपास हैं। जी। आप ये देखिए कि एक हाउस में, एक होम में अगर 44 की कैपेसिटी है और वहाँ 120 जुवेनाइल रह रहे हैं, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं सीधे तौर पर ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात, सोनीपत में स्पेशल, पूरे हरियाणा में सिर्फ एक स्पेशल होम है जो बच्चों को एक तरह से उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है और स्पेशल होम में भेज दिया जाता है। पूरे हरियाणा में सिर्फ अम्बाला में स्पेशल होम है और इस स्पेशल होम अब सोनीपत में बनके तैयार हो चुका है बड़े अरसे से जी, और सिर्फ शिफ्ट ही नहीं किया जा रहा उसको। पता नहीं क्या देरी है। हमारे यहाँ पर कुछ अधिकारी जाकर के वहां पे सर्वे भी कर रहे हैं और बताया उन्होंने आकर के कि वो होम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब ये पता नहीं क्या मजबूरी है कि यहाँ से स्पेशल होम के बच्चों को वहाँ शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा। हाँ जी, इसमें और इसका कारण क्या मानते हैं आप? कुछ है आपकी नॉलेज में? जी, इसका क्या कारण हो सकता है? उपेक्षा का, वेलना का। ये देखिए, सुस्ती ही कहूंगा मैं तो इसको। जिस हमारे समाज की कह लो या सरकारों की कह लो, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पूरे की। हम किसी एक को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अगर जुवेनाइल अपराध बढ़ रहा है या इस तरह से काम बहुत ढिलमुल रवैये से हो रहा है, तो इसकी हमें सबको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हाँ, चलिए, हमारे घरों में जुवेनाइल काम कर रहे हैं, हम आज जुवेनाइल्स को, बच्चों को सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, उनको हम भीख दे रहे हैं। बताइए। हाँ जी, उनको। कुलदीप जी, एक मिनट बने रहिए। अनूप जी, सोनीपत की बात करें, सोनीपत से ही कविता जैन बनी है। अब आप बताइए किसकी जवाबदेही तय होगी? देखिए नवजोत जी, जवाबदेही तो सरकार की जो अफसर सरकार की और मंत्री की है। मंत्री के साथ साथ जो अफसर हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है तो वो देखना पड़ेगा। अभी देखिए, अफसरों पर डाल दीजिए। बताइए अब दलबीर जवाब देने में दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। कुलदीप जी के बयान ले लो, किसी को छोड़ दो। आज पॉलिटिक्स ना करते हैं, हम आज पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। कुलदीप जी के बयान को मैं लेता हूँ। रोज सोनीपत में उद्घाटन करने में क्या दिक्कत आ रही है? यही कांग्रेस ने 10 साल किया है। मैं सेक्टर 10 का हॉस्पिटल बताता हूँ गुड़गांव को। नवजोत जी 10 साल तक उद्घाटन ही नहीं किया। हमारे टाइम में बनके तैयार हो गया था। अगर सोनीपत, अनूप जी एक मिनट, अनूप जी मुझे जवाब दे दो। सोनीपत से ही मंत्री है, सोनीपत में ये होना नहीं। महकमा भी उन्हीं का है। अगर मंत्री जी महोदय को अपने ही इलाके का कुछ पता नहीं है तो फिर कहाँ? देखिए नवजोत जी, क्या प्रक्रिया जो है उसमें क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा है? कोई ना कोई कारण होगा और ये संज्ञान में आया है, ये बात उठी है, तो अगर बात कोई उठी है तो दूर तक जाएगी। है तो उसमें तेजी आएगी। क्राइम तो देखिए 1.5-2 साल से ये क्राइम का मसला नहीं है, ये शिफ्ट होने का मसला है। चलिए रुक जाइए। हाँ बताइए। बता देता हूँ अनूप जी, ऐसा है, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। इस महकमे को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देता मंत्री महोदय सरकार, और उसका एक मापदंड मैं अपनी बात को पुष्टि करते हुए कहता हूँ, आप बजट अलॉटमेंट ले लीजिए, बाल सुधार गृहों पे कितना, उनके हाल बनाने पे कितना, उनके रिहेबिलिटेशन पर कितना। यहाँ इतिश्री समझ लेते, हमने इतने लाख की पेंशन बांट दी वृद्धाओं के लिए, इतनी हमने विधवाओं के लिए कर दी। मैं कहता हूँ ये महकमा उसी के साथ जोड़ रखा है, वेलफेयर के साथ, उसी जो सोशल वेलफेयर है उसी के साथ चाइल्ड वेलफेयर भी है, और उसी के लिए ये आते हैं। अब वो जो हाल बना हुआ ना आपका, उसको निश्चित रूप से आपके सामने उसने कहा उसके 20 दफा जा चुके हैं, लेकिन उसका यूज ही नहीं हो रहा। क्यों? को उसके लिए कोई मुख्य अतिथि चाहिए जो उसका उद्घाटन कर दे। अब उपेक्षा है, मुख्य अतिथि
मुख्य अतिथि की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम हैं, जो योग्य है करने के लिए। आप सारा कुछ अफसरों पर क्यों डाल रहे हैं? आप अफसरों पर क्यों डाल रहे हैं? ये मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। प्रक्रिया में समय लगता है, कोई ना कोई कारण होगा, कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? जो भी कारण होगा उसका पता करवा के और जल्दी से सरकार का काम है, व्यवस्था करना सरकार का काम है, ऑफिसर पे बात डाल रहे हैं। साहब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई देरी का कोई कारण है तो उसका पता करवाएंगे और जल्दी से जल्दी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इसका उद्घाटन होगा और उसमें पुनर्वास की जो व्यवस्था है, जो कविता जैन ने इस मामले में क्या किया अभी तक? चलो आप बता दीजिए क्या किया इस महकमे के बारे में। देखिए इस तरह की जो बात उठी है और वो क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं अब आपको ये कैसे बता सकता हूँ कि उनके संज्ञान में है कि नहीं है। अगर संज्ञान में है बार एक बात कहता हूँ नवजोत जी, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, वो जरा बात करके आए तो अच्छा रहता है, जवाब देने में आसानी रहती है। आज उसका पता होना चाहिए सोनीपत में शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा? साहब ऐसा है, आप बता दीजिए क्यों नहीं हो रहा शिफ्ट? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बात करके आपको ये पता था कि डिबेट में ये बात उठेगी? आपको पता था? नहीं, आपको पता था? आपको पता था कि सोनीपत का इश्यू उठेगा? आपको पता था? नहीं, आपको उठाना चाहिए था। वो क्या हो? कुलदीप जी ने उठा दिया। कुलदीप जी का जवाब आपके पास ऐसा है, हम सब जानते हैं जिस तरह की ट्रेनिंग आप लेके आते हैं, ठीक है, हमें आपसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आप बहुत योग्य आदमी है ना, आप बहुत योग्य आदमी है। इस देश में एक ही प्रवक्ता है जो आप योग्य हैं और दूसरों को सलाह देते हैं। पार्टी की तरफ से आता हूँ, पार्टी की तरफ से आप लोग शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करते हुए। तो हरियाणा की जनता या फिर देश के लोग नेताओं से क्या उम्मीद करेंगे? यही कारण है कि आज भी अपराध बढ़ रहे हैं और जुवेनाइल क्राइम जिसकी हम बात कर रहे हैं, सवाल वही है। कानून बना है, मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई प्रक्रिया में देरी है, कारण का पता लगा के और उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन धनखड़ साहब जैसे लोग जो सिर्फ आरोप पर प्रत्यारोप और ये कहें ये तो लीकड़े तोड़ने की बात करते हैं, इनको पता तो कुछ होता नहीं, इनको कुछ पता होता नहीं, दुकान इनकी बंद हो चुकी है, इसलिए इनको कुछ ज्ञान ही नहीं होता। ये तो सिर्फ शाम को यहाँ करने आते हैं। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कानून बना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देख रहे हैं हर मुद्दे पर राजनीति होती है और राजनीति का अखाड़ा बन जाता है। इस बिल के बाद, इस कानून के बाद कितने बदलेगी तस्वीर और धरातल पर कितने काम होंगे, कितने कदम उठाए जाएंगे। जहां हम बाल सुधार गृहों की हम बात करें, जो तस्वीर आज हमें इस प्रोग्राम के जरिए सामने आई है, जो पता लगा है, यकीनन अपने आप में सवाल खड़े करती है कि क्या ऐसे कितने भी कानून बन जाए तस्वीर बदल पाएगी। सोचेगा जरूर। लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार।